हेलो फ्रेंड्स, ये 27 अगस्त 2026 द हिंदू करंट अफेयर्स का नोट्स है। तो सबसे पहला है कि इंडिया में क्या होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट का सिस्टम में कोई भी सही तरीका का फंडिंग नहीं हो रहा है। इसी का ऊपर जो है वो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है। तो नीति आयोग रिपोर्ट में बताया है कि हम लोगों का देश में जितना भी फंडिंग किया जाता है, ठीक है, जितने भी संस्थान है जैसे आईआईटीज हुआ या आईआईटी बेंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, मतलब जितने भी संस्थान है उन लोगों को बार बार जो है वित्त पोषण का दोहराव किया गया। एक ही संस्थान है और अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे रजिस्टर है और इसको बहुत बार जो है वो फंडिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। कोई एक संस्थान है जिसको एक भी रुपया फंडिंग नहीं मिला है और कोई एक संस्थान है जिसको बार बार फंडिंग किया गया है, क्योंकि अलग अलग नाम से ये अलग अलग जगह पे रजिस्टर है। और कोई एक संस्थान है उसको पैसा ही नहीं मिला, बहुत जरूरी था लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो वही बोला गया है, इनइफिशियंट जो है वो वित्त पोषण किया गया है, बार बार वित्त का जो है पोषण का दोहराव किया गया, मतलब एक ही संस्थान को एक ही प्रोजेक्ट में वित्त पोषण को दोहराव किया गया है। अभी देखिए यही नीति आयोग क्या बोला है कि वित्त पोषण का हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नीति आयोग का रिपोर्ट में क्या क्या समस्या बताया गया। तो देखिए, वित्त पोषण का समग्र जानकारी का अभाव है कि कौन वित्त पोषण कर रहा है, किसको वित्त पोषण कर रहा है, किस प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है, कितना पैसा कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट आया, कुछ भी नहीं बताया है। उसके साथ साथ है स्थायी पहचानकर्ता का डेटाबेस, उसका भी अभाव है। कोई भी एक मतलब परमानेंट जो है वो पहचान करने आइडेंटिफायर नहीं है, उसका कोई एक मतलब डाटा नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का डाटा है। तो एक मतलब उसका भी अभाव है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है और कि मतलब एक ही संस्थान है और उसका अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे उसका मतलब रजिस्टर किया गया है। ठीक है, कोई एक यूनिक आईडी उसका है ही नहीं एक संस्थान का, कि एक यूनिक आईडी है कि हाँ इसको पहले फंडिंग जा चुका है तो एक आईडी बना हुआ है, अगर फिर से फंडिंग जा रहा है तो वो आईडी जहां पे जो भी फंडिंग कर रहा है उसको पता चलेगा कि नहीं इस आईडी को पहले से फंडिंग कर दिया गया तो अब इसको फंडिंग नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही प्रॉब्लम हुआ है, इसी की वजह से नीति आयोग का ये रिपोर्ट आया। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के वित्त पोषण के लिए नीति आयोग का क्या क्या सिफारिश था। तो सिफारिश क्या क्या नीति आयोग दिया, पहले तो पूछा जा सकता है कि क्या क्या वित्त पोषण की क्या क्या समस्या है। तो समस्या मैंने आपको बता दिया कि वित्त पोषण का समग्र जानकारी का अभाव है। ठीक है, मतलब जनता को पता ही नहीं चल रहा कि किस संस्थान को कितना फंडिंग किया गया है, कौन किया है, कितना किया है, किस प्रोजेक्ट के लिए किया, फिर उस प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट हुआ। ठीक है, और इसी तरह से वित्त पोषक, शोधकर्ता और आम जनता को कुछ भी खबर नहीं है। ठीक है, स्थायी पहचान करता ही नहीं है कोई एक पर्टिकुलर, ठीक है, डेटाबेस का अभाव है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। अब उसको नीति आयोग उसका क्या मतलब सोल्यूशन के लिए बोला है, क्या सिफारिश किया है कि एक यूनिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक संस्थान है, ये संस्थान है, तो ये अलग अलग नाम से इसको फंडिंग जो हो रहा है तो ये इसको एक ऐसा आईडी दे दिया जाए, ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाए जिससे कि जब फिर सेकंड टाइम इसको फ्यूचर में फंडिंग हो तो पता चल जाए कि नहीं इसको पहले से फंडिंग कर चुका है। ठीक है, तो एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली का सुरसाथ, परसिस्टेंट डिजिटल आइडेंटिफायर होना चाहिए। ठीक है, स्थायी डिजिटल पहचानकर्ता होना चाहिए। उसके बाद यही उसका जो है वो क्या बताया नीति आयोग सोल्यूशन बताया। तो क्वेश्चन में आने पर आप इसको लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों का देश में अभी क्या होता है कि आधार कार्ड को क्यों लाया गया, कि एक ही आदमी था और अलग अलग नाम से वो अलग अलग आईडी बना के बैठा हुआ था। तो आधार नंबर अब एक आदमी है तो इसका पहचान कैसे किया जाता है, वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, एक आधार नंबर से इसका पहचान किया जाता है। तो वही सिस्टम इसमें लाने के लिए कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है ये, हाउ कैन द स्टेट यूज द डिजास्टर फंड फॉर द हीट वेव। ठीक है, तो स्टेट जो है राज्य होता है डिजास्टर फंड के लिए, हीट वेव के लिए किस तरह से डिजास्टर फंड का यूज करते हैं उसके ऊपर है। तो अभी क्या हुआ है कि गृह मंत्रालय ने हीट वेव को और लाइटिंग को, बिजली का घटना दोनों को क्या किया है, प्राकृतिक आपदाओं का सूची में शामिल कर दिया। पहले हीट वेव और लाइटिंग जो है वो प्राकृतिक आपदा का सूची में शामिल नहीं था। पहले सूची में मतलब 12 ही लिस्ट थे। ठीक है, मतलब सूची में जो है लिस्ट में 12 ही नाम शामिल थे, जैसे कि लैंडस्लाइड हुआ, भूकंप हुआ, ठीक है, सूखा हुआ, बाढ़ हुआ, ये सब शामिल था, जिसमें अभी लू और बिजली को भी शामिल कर दिया। तो टोटल कितना प्राकृतिक आपदा का लिस्ट में टोटल कितना हो गए, 14 हो गए। तो ये भी आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का आर्टिकल 280 है, 280 आर्टिकल में वित्त आयोग का सिफारिश के बारे में बोला गया है कि वित्त आयोग ही सिफारिश करेगा कि स्टेट को जो है एसडीआरएफ के लिए और एसडीएमएफ के लिए, एसडीएमएफ और एसडीआरएफ के लिए कितना पैसा फंडिंग करना होगा। मतलब स्टेट डिजास्टर
रिलीफ रिस्पांस फंड में कितना पैसा जाएगा और एसडीएम मतलब स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में कितना पैसा जाएगा। अभी दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टेट को कितना पैसा, इसके लिए कोई भी तरह का डिजास्टर होता है तो कितना पैसा फंडिंग करना है, ये वित्त आयोग ही सिफारिश करता है। अब जैसे कि 16वां वित्त आयोग का सिफारिश था 2026-27 से 2030-31 में अगर कोई तरह का भी डिजास्टर होता है इस बीच में तो कितना पैसा फंडिंग होगा, 2.04 लाख करोड़ का फंडिंग किया जाएगा, जिसमें से इतना पैसा जो है एसडीआरएफ के लिए जाएगा और इतना पैसा बाकी जो है एसडीएम के लिए जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन पीटी में आ सकता है कि 16 फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंडेशन दिया था, कितना करोड़ पैसा 2026-27 के लिए कितना करोड़ पैसा जो है डिजास्टर फंड के लिए फंडिंग किया गया था। तो आप लिख सकते हैं कि इतना है। अब जितना भी स्टेट है, सारे स्टेट जो है, अगर जितना भी हम लोगों का आपदा प्रबंधन सूची में जितना तरह का भी आपदा शामिल है उसमें किसी भी तरह का आपदा अगर स्टेट में आता है तो सारे स्टेट जो है एसडीआरएफ फंड का और एसडीएमएफ फंड सभी फंड का यूज करते हैं। अब मैं बताती हूँ एसडीआरएफ फंड क्या होता है, एसडीएमएफ फंड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस। अब देखिए एसडीआरएफ और एसडीएम दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जगह है, जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बाढ़ आया तो तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर आते हैं, हेल्प करते हैं और तुरंत यहाँ पर जितना भी तरह का लोगों का जो मतलब तुरंत तरह का राहत प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उन लोगों को अलग जगह पे रिलीफ फंड ले जाया जाता है, रिहैब उनका पुनर्निर्माण किया जाता है, अलग से रिहेबिलेशन किया जाता है, वहां से हटाया जाता है। तो इसको बोला जाता है, इसमें इस तरह का काम करने के लिए जो फंड का यूज किया जाता है वो फंड किस फंड के अंदर आता है, एसडीआरएफ फंड के अंदर आता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंदर आता है। ठीक है, रिस्पांस फंड मतलब क्विक रिएक्शन, तुरंत कहीं पर आपदा घटा और तुरंत जिस फंड से पैसा का यूज किया जाता है वो इस फंड के अंदर आता है। अब दूसरा होता है एसडीएमएफ, मतलब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर यह घटना घटा, ठीक है, तो अब ये हर साल यहाँ पर यह घटना घट रहा है, तो अभी तो यहाँ पर क्विक रिएक्शन में रिलीफ कर दिया गया यहाँ पर लोगों को, लेकिन अब इस जगह पे फिर से बाढ़ नहीं हो या भूकंप नहीं आए, जो भी घटना घटता है उसको ठीक से फिर से यहाँ पर ये चीज नहीं हो, उसके लिए लॉन्ग टर्म में जो भी व्यवस्था किया जाता है, भविष्य में जो व्यवस्था किया जाता है बाढ़ भूकंप और लैंडस्लाइड के लिए, उसका पैसा कहाँ से आता है, लॉन्ग टर्म में जो पैसे का यूज किया जाता है वो एसडीएमएफ फंड से, मिटिगेशन मतलब समन फंड से पैसा आता है। ठीक है, तो ये समझा दिया। अभी लू और क्या होता था कि बहुत सारा हम लोगों का देश में 97% जिला ऐसा है भारत में जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पे क्या होता है, असहनीय गर्मी पड़ता है, जिसकी वजह से वनरेबल ग्रुप कौन कौन होते हैं, बच्चे, बूढ़े, गरीब, इन लोगों को क्या होता है, लू से, हीट वेव से या बिजली गिरने से इन लोगों का क्या होता है, मौत हो जाता है या जान चला जाता है। तो इनको फिर फंडिंग या हेल्प या पैसा कहाँ से मिलेगा। तो पहले ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा इसको हेल्प नहीं कर पाती थी वनरेबल ग्रुप को। ठीक है, और सिर्फ मतलब एसडीआरएफ का ही ओनली पैसा यूज होता था और वो भी 10% ही इस फंड से पैसा यूज कर सकती थी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो कि इनफ नहीं होता था उतना पैसा। ठीक है, एसडीआरएफ फंड से सिर्फ 10% ही पैसा यूज कर सकती थी, जो कि मदद के लिए काफी नहीं होता था। तो अभी गवर्नमेंट ने हीट और क्या बोलते हैं लू और लाइटिंग को क्या किया है, इसमें शामिल कर दिया है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसका मतलब इन दोनों में ही पैसा जो है वो यूज कर सकती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मतलब कि लू और लाइटिंग क्या है, मतलब हम लोगों का जो है डिजास्टर उसमें डिजास्टर का लिस्ट में शामिल है। तो हाँ, लू और लाइट जो है वो डिजास्टर का लिस्ट में शामिल है। अब नेक्स्ट है इंडिया शुगर इंडस्ट्री। इंडिया शुगर इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको इंडिया शुगर इंडस्ट्री, अभी चीनी को लेके कितना सारा हम लोगों का देश में प्रॉब्लम्स चल रहा है, आपको पता ही है। तो हम लोग का देश में जो है चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में हम लोग का भारत जो है वो पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, और फिर भारत में कौन सा राज्य है जो उसका पहला स्थान है गन्ना उत्पादन में, तो यूपी का पहला स्थान है और महाराष्ट्र का जो है वो दूसरा स्थान है। और अभी चीनी का जो भी मतलब इतना ज्यादा जो चीनी को लेके इश्यू हो रहा है कि क्यों कम हुआ है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण ऐसा हो रहा है देश में। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हो रहा है। अब देखिए कि
हम लोग का देश में जो चीनी का अभी बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज होने का कारण यही है कि हम लोग का देश में चीनी का प्रोडक्शन यूपी और महाराष्ट्र करता है, ठीक है। तो चीनी का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, उसका कारण क्या है कि गन्ना का प्रोडक्शन जो है वो गिरा है। गन्ना का प्रोडक्शन हम लोग का गिरा है, जमाखोरी होर्डिंग हो रहा है, प्रोडक्शन गिरा है, उसकी वजह से जमाखोरी हुआ है, होर्डिंग हुआ है। इथेनॉल ब्लेंडिंग इसका कारण नहीं है। तो आपको अगर पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीनी का प्राइस हाई होने का क्या कारण है, तो गन्ना का प्रोडक्शन कम हुआ है, अगर ये स्टेटमेंट रहेगा तो हाँ ये सही है। जमाखोरी हो रहा है तो ये भी सही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग इसका कारण नहीं है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब ये गन्ना का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे है और यूपी पहला स्थान पे है। तो यूपी में क्या हुआ था, बहुत सारा बीमारी फैल गया और महाराष्ट्र में बाढ़ आया था, जिसकी वजह से गन्ना का प्रोडक्शन कम हुआ है। अभी देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग में देखिए एक ग्राफ है 2022-23 में हम लोग का इथेनॉल ब्लेंडिंग में जो फीड स्टॉक का यूज किया जाता था, मतलब गन्ना का जो रस निकलने के बाद जो सफेद वाला सॉलिड अवशिष्ट बचता है, पार्ट बचता है, उसी से इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है। इसके साथ साथ धान, गेहूं, भूसी, मतलब ये सब का भी यूज किया जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, ठीक है। तो 2023 में जो हम लोग का इथेनॉल ब्लेंडिंग 12% किया जाता था, लेकिन 2025-26 में इथेनॉल ब्लेंडिंग का ग्राफ देखिए अभी 9% हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कम हो गया इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग का। और सबसे ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग में फीड स्टॉक किसका यूज़ किया जाता है, ये भी आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मक्का से हम लोगों का इथेनॉल ब्लेंडिंग में, इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल है, ठीक है, फीड स्टॉक का मतलब होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इतना मतलब मक्का का यूज किया जाता है, ठीक है, मक्का का सबसे ज्यादा। अगर और कुछ रहेगा तो वहां पर आंसर, अगर गन्ना रहा तो गन्ना आंसर नहीं होगा, आपका मक्का आंसर होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग का फीड स्टॉक या रॉ मटेरियल जो है वो सबसे ज्यादा गन्ना का यूज किया जाता है। अब एक ग्राफ आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग का देश में चीनी का उत्पादन 2015 और 16 में कितना था, 348 मिलियन टन था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, मेंस में आने पर आप इसको इस तरह से कोड भी कर सकते हैं और ये ग्राफ याद रहेगा तो पीटी में भी आप आंसर को करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और 2025-26 में हम लोग का 500 मिलियन टन, मतलब कितना मिलियन टन बढ़ गया गन्ना का उत्पादन, 43% हम लोग का गन्ना का उत्पादन जो है वो बढ़ गया 2025 में। मतलब 10 साल में कितना गन्ना का उत्पादन बढ़ गया देख लिए, लगभग तब 43%। और गन्ना का निर्यात भी 25-26 में कितना 8 लाख मिलियन टन का गन्ना का हम लोग का देश में इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था कि 8 लाख मिलियन टन का जो है वो निर्यात भी किया गया। तो ये ग्राफ बताने का कारण यही है करंट अफेयर्स में कि आप इसको पीटी में या मेंस में लिख सकते हैं और ये ग्राफ का प्रोसेस आपको दिमाग में रहेगा तो पता रहेगा कि हम लोग का देश में जो है चीनी का कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, और क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, क्या उत्पादन है। अच्छा हाँ, अब ये एक देखिए कि मतलब हम लोग का देश में 5 करोड़ किसान गन्ना का उत्पादन करते हैं। आप समझ सकते हैं 5 करोड़ मतलब कितना बड़ा जनसंख्या जो है गन्ना के उत्पादन में हम लोग का देश में लोग लगे हुए हैं। और 5 लाख श्रमिक का आजीविका चलता है। अगर मेंस में आपसे मतलब शुगर इंडस्ट्री को रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहां का इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है कि 5 लाख करोड़ मतलब 5 करोड़ 5 लाख लोग जो है गन्ना का आजीविका में मतलब कारोबार में आप लगे हुए आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने लोग किसान जो है गन्ना का उत्पादन करते हैं और गन्ना मिल में काम करके इतने श्रमिक लोगों का जो है आजीविका चलता है, ठीक है। तो शुगर का प्रोडक्शन जो है अभी गिरा है, तो उसका कारण क्या क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में भी आने का बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था, और पीटी में भी आने का बहुत ज्यादा संभावना हो सकती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूज है कि नेपाल में भी बाढ़ आया है। तो किस नदी में बाढ़ आया है, भोटो कोसी नदी में बाढ़ आया है। और ये बाढ़ का क्या कारण है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नेपाल में भी बाढ़ है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। इसी की वजह से हम लोग का देश में ठंडा में भारत में क्या होता है, वर्षा भी होता है पश्चिमी, मतलब भूमध्य सागर से क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, ठंडा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, भूमध्य सागर से एक हवा आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, और वो क्या होता है हम लोग का भारत का इंडिया का यहाँ पे नॉर्थ साइड में मतलब आती है। अभी वो थोड़ा और ऊपर बढ़ गई, हिमालय की तरफ चली गई, हिमालय का नेपाल में जाके वहां पे क्या हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब बारिश। नेक्स्ट है हम लोग का देश में भारत और चीन का जो 25वां वार्ता हुआ है सीमा विवाद का समाधान को लेके, उसमें 8 सूत्रीय दस्तावेज को है वो जारी किया गया है, ठीक है। तो इसका आगे न्यूज कुछ आएगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए 15,000 मतलब 15,000
15,000 ये इतना 67 किलोमीटर का सीमा जो हम लोग का देश का जो है पूरा बाउंड्री का जो पूरा मेजरमेंट है इतना है। ठीक है, तो हम लोग का देश कितना देशों के साथ सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन हर जितना भी देश के साथ सीमा साझा, इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, तो सब पर तो बैरिकेड नहीं लगा हुआ है, किसी तरह का जो है वो बाढ़ नहीं लगा हुआ है, सीमा बाढ़ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग का देश में क्या होता है, बहुत सारा घुसपैठ होता है। तो इसी की वजह से अभी क्या बोला गया है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग तकनीक जो है वो अपनाया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में कुछ अलग भौगोलिक यहाँ पर सीमा बना हुआ है, चाइना का भौगोलिक सीमा अलग है, पहाड़ वहाड़ है, इधर बांग्लादेश का सीमा अलग है हम लोगों का देश में। तो उसी तरह से एआई का यूज किया जाएगा, सेंसर का यूज किया जाएगा, ड्रोन है, कैमरा है, ये सब का यूज करके और सबका डेटा को निकाल के मतलब सारा डेटा को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का अलग अलग तकनीक अपनाया जाएगा और सारा डेटा को एकीकृत किया जाएगा ताकि क्या किया जा सके, घुसपैठ को रोका जा सके। तो ये क्वेश्चन आपसे कहां पे आ सकता है, मेंस में अगर पूछा जाएगा आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी के लेकर क्वेश्चन आने पर आप ये लिख सकते हैं कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का अलग अलग तकनीक को अपनाकर सारा डेटा को एकीकृत किया जा सकता है, एआई का यूज किया जा सकता है, सेंसर, ड्रोन। आप इसको वे फॉरवर्ड में या फिर अपना सुझाव में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 3 साल में कम से कम 10,500 विद्यार्थी जो कि आर्थिक कमजोर हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में फ्री कोचिंग देने का जो है वो टारगेट था गवर्नमेंट का, लेकिन वो टारगेट अभी अचीव नहीं हो पाया। 3 साल कंप्लीट हो गया और सिर्फ 2,790 लोग ही रजिस्टर हुए हैं। ओनली 26% का टारगेट तक हम लोग पहुंचे। तो अगर कोई भी गुड गवर्नेंस को रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है गवर्नेंस को लेके तो मेंस में आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जून से लेकर अप्रैल 2026 का 3 महीना में क्या हुआ, हम लोगों का देश में इन्वेस्ट आया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। 30.7 अरब डॉलर जो है वो प्राप्त हुआ है, मतलब पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा है। तो ये थोड़ा डाटा आप याद रखिएगा, तो मतलब मेंस में कहीं पर भी आने पर आप इसको कोट कर सकते हैं। जैसे हम लोग का देश से क्या होता है, इन्वेस्टर लोग पहले निकल रहे थे, जा रहे थे, एफडीआई नहीं आ रहा था हम लोग का देश में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों का देश में भारत का देश जो है मतलब भारत के जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, वो लोग विदेशों में बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उसमें गिरावट आया। और विदेश के इन्वेस्टर लोग जो है हम लोग के देश में आके ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो पिछला 15 साल में अभी बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा ये रिकॉर्डेबल है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अब नेट एफडीआई क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रॉस एफडीआई हुआ और एफडीआई आउटफ्लो हुआ। मतलब ग्रॉस हम लोगों का टोटल एफडीआई विदेशों से टोटल पैसा भारत में कितना प्राप्त हुआ है वो, और उसमें जब हम लोग एफडीआई आउटफ्लो, जब हम लोग का देश से बाहर पैसा गया, भारतीय निवेशकों ने विदेशों में पैसा जो भेजा है उसको जब हम लोग माइनस करते हैं तब हम लोगों का नेट एफडीआई निकलता है। अभी हम लोग का देश में जो है ये ग्रॉस एफडीआई बहुत ज्यादा हो गया है और ये जो मतलब नेट आउटफ्लो जो है वो गिरा है। ठीक है, इसका ग्राफ गिरा है, तो 15 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है।